हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्टडी ग्रुप। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट का जो पेपर 2 है इकोनॉमिक्स का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम। ओके, तो आप लोग एंड तक बने रहें और आप लोग हमें लास्ट में कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। लेट्स सी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 1। फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट along the isoquant MRTS of labor per unit of capital is given by, मतलब आइसोक्वेंट के साथ नीचे की ओर बढ़ने के लिए पूंजी की प्रति इकाई श्रम का MRTS द्वारा दिया जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 -dk/dl, या फिर ऑप्शन बी dk/dl, या फिर ऑप्शन सी dl/dk, या फिर ऑप्शन नंबर डी -dl/dk। के फॉर कैपिटल, एल फॉर लेबर। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -dk/dl। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चेंजिंग ए डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड, अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमत वसूल कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारे ऑप्शन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या फिर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या फिर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। हमारे ऑप्शन है, मतलब स्थितीकरण नीति में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, या फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है The concept of vicious circle of poverty is associated with, मतलब गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे जुड़ी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए किंडलबर्गर, या फिर ऑप्शन बी सुपीटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी रगनार फिश, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुन्नार मिडल। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुन्नार मिडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सेलो बिल्ड हिज मॉडल एज अल्टरनेटिव टू, मतलब सेलो ने अपने विकल्प के रूप में अपना मॉडल बनाया। हमारे ऑप्शन है कल्डोर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ, ऑप्शन बी रानीस फ्री मॉडल ऑफ ग्रोथ, ऑप्शन डी हेराडोडल मॉडल ऑफ ग्रोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिडरेंज मॉडल ऑफ ग्रोथ। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हेराडोडल मॉडल ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if interest payments are subtract from gross fiscal deficit, the remainder will be, क्या हो जाएगा? यदि ब्याज भुगतान को सकल राजकोषीय घाटे से घटा दिया जाए तो शेष बचेगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रिवेन्यू डेफिसिट, या फिर ऑप्शन बी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, या फिर कैपिटल डेफिसिट, या फिर बजटिव डेफिसिट। क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, which of the following measurement of central tendency will be the most appropriate to use if the data related to rate, proportion and ratio। यदि डेटा दरों, अनुपात और अनुपातों से संबंधित है तो केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित में से कौन से उपाय का उपयोग करना सबसे उपयुक्त होगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी हार्मोनिक मीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ज्योमेट्रिक मीन। क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्योमेट्रिक मीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, appropriated cost version of comparative cost advantage doctrine wise was introduced by, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्सन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डॉक्ट्रिन वाइज इंट्रोड्यूस बाय। क्या हो जाएगा? तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत का अवसर लागत संस्करण पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जेम किन्स ने, या फिर किल्डवर्गर ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी हर्वर्लर ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्वर्लर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The most popular definition of sustainable development is given by, मतलब सतत विकास के सबसे लोकप्रिय परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डिफिनीशन है, पॉपुलर डिफिनीशन किसके द्वारा दिया गया था? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, या फिर यूएनडीपी रिपोर्ट, या फिर बर्टलैंड, या फिर आईएमएफ रिपोर्ट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ब्रॉड लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। During the planning period, higher growth rate was achieved during। क्या हो जाएगा? मतलब योजना अवधि के दौरान उच्चतम विकास दर हासिल की गई थी।
8th प्लान, 10th प्लान, या फिर 9th प्लान, या फिर 7th प्लान? मतलब 8वीं योजना, 10वीं योजना, या फिर 9वीं या 7वीं, क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10th प्लान। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वाज प्रोपोनेटेड बाय, मतलब मूल्य का श्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी डेविड रिगार्डो, या फिर ऑप्शन नंबर सी रगनर नरकस, गुन्नार मर्डल एंड आर एम सोर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी फेई रानीस एंड रगनर नरकस। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन देख सकते हो आप लोग, यहाँ है ऑप्शन है ऑप्शन ए एन बी, ऑप्शन बी एन सी, ऑप्शन सी ए बी सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए बी सी एन डी ऑल। मतलब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फीचर्स ऑफ क्लासिकल सिस्टम आर, मतलब शास्त्रीय पद्धति की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है मैंडेटरी फैक्टर डिटरमाइन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी है सेल्फ एडजस्टिंग मशीन ऑफ द इकोनॉमी, या फिर ऑप्शन नंबर सी सेल्फ एक्शन टू डायरेक्ट डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिमाइजेशन ए थॉट मार्केट इन ए मैंडेटरी फैक्टर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन है हमारे पास, कोड दिया हुआ है, ऑप्शन ए है ए एंड बी, ऑप्शन बी है ए बी सी, या फिर ऑप्शन नंबर सी बी एंड डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए बी एंड डी। क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बी एंड डी। ओके, देख लेते हैं बी एंड डी में क्या है। मतलब सेल्फ एडजस्टिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ थॉट मार्केट इन द मैंडेटरी फैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। Concept of displacement and consideration effect in public expenditure are attributed to the सार्वजनिक व्यय में विस्थापन एवं संकेंद्रित प्रभाव की अवधारणा को जिम्मेदार ठहराया गया है किसके द्वारा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी पिंगो एंड जे के मेहता, या फिर ऑप्शन नंबर डी बी एलिन टी पिकॉक एंड जैक विस्मैन, या फिर ऑप्शन नंबर सी किथेन एरो एंड पॉल ए सिमुलेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए आर प्रिस्ट एंड आई एम डी लिटिल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ए एंड बी, या बी, या ए बी सी। क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एलन टी पिकॉक एंड जैक वॉल्समैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड विथ रेफरेंस टू, मतलब मानव विकास सूचकांक HDI का निर्माण किसके संदर्भ में किया गया था? ऑप्शन देख सकते हो आप लोग। ऑप्शन है A एंड B, ऑप्शन B A एंड C, ऑप्शन C या फिर ऑप्शन नंबर D A B एंड D। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। द अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल वाज प्रोपोनेंटेड फर्स्ट बाय, मतलब असंतुलित विकास सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A अल्बर्ट ओ हिर्समैन, या फिर ऑप्शन B HS सिंगर एंड राउल प्रीविस, ऑप्शन नंबर C किंडलबर्गर एंड रगनर नरकस, या फिर ऑप्शन नंबर D W रोस्ट्रो और पॉल स्ट्रीटर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन हमारे हैं ऑप्शन देख सकते हैं A एंड B, A एंड C, A एंड D या फिर A। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A एंड B। ओके, तो इन दोनों ने इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है Harrod-Domer model of growth is based on the concept of and this quality। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रोथ, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट एंड एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, या फिर ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल वांटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। क्या हो जाएगा? मतलब विकास का हैरोड-डोमर मॉडल की अवधारणा और उसकी समानता पर आधारित है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल वांटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फैक्टर इन डाउनवर्ड थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, मतलब कारक बंदोबस्ती सिद्धांत को किस, हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन डी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन सी रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड डी मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इन दोनों नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। थ्योरी ऑफ
Increasing public expenditure is associated with सार्वजनिक व्यय बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है एडॉल्फ वर्गन्स हाइपोथेसिस, या फिर ऑप्शन बी क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस, या फिर ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हाइपोथेसिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम हाइपोथेसिस। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन है हमारे पास, देख सकते हैं, ए एंड बी, बी एंड सी, या फिर ए, या फिर ए एंड मतलब सी एंड डी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए। एडोल्फ वर्गन हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडर द बॉटम वुड सिस्टम द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एसोसिएशन वाज द प्रोवाइडेड बाय। मतलब वॉटन वुड प्रणाली के अंतर्गत दीर्घकालीन विकास सहायता किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आईबीआरडी, या फिर ऑप्शन बी आईडीए, या फिर ऑप्शन नंबर सी आईएमएफ, या ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड बी, मतलब आईबीआरडी एंड आईडीए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द पॉवर्टी लाइन एज। ऑप्शन है Rs42 per day per person for urban area, option B 26 rupees per person for day for rural area, या फिर ऑप्शन नंबर सी ₹32 per person per day of urban area। तो क्वेश्चन 21 to 30, read the following question and select the right combination of assertion and reason from the code given below। मतलब हमें क्वेश्चन को रीड करना है, राइट कॉम्बिनेशन को चूज करना है कोड के थ्रू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, असर्शन दिया गया मतलब दावा किया गया, देयर इज ए नेचुरल टेंडेंसी टू क्लैब अंडर ओलिगोपोली। मतलब दावा किया गया कि अल्पाधिकार के तहत मिलीभगत की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और हमारे रीजन जो दिया गया वो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ फॉर्म इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। मतलब अल्पाधिकार बाजारों में फर्म की अंतर्निहितता। क्या हो जाएगा? कोड है, देख सकते हैं, कोड दिया गया है, both A and R are correct, but R is the not correct expression of A। ऑप्शन बी है both A and R are correct and R is the correct expression of A, and ऑप्शन नंबर सी है A is correct but R is incorrect। ऑप्शन नंबर डी है A is incorrect but R is correct। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, assertion दिया गया मतलब दावा किया गया, इन शॉर्ट रन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल लेबर एंड मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन। तो दावा किया गया कि अल्पावधि में उत्पादन की सीमांत लागत उत्पादक में प्रयुक्त अतिरिक्त श्रम और श्रमिक की लागत है। रीजन दिया गया है, मटेरियल्स एंड लेबर यूज्ड इन प्रोडक्शन एलोन वेरी इन शॉर्ट रन। कारण दिया गया है, अकेले उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री और श्रम अल्पावधिक से भिन्न होती है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी ए इज करेक्ट बट आर इज करेक्ट, मतलब ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेशन किया गया तो दावा किया गया, पास्ट रिफॉर्म लेबर ट्रेड पॉलिसीज हैव स्टिमुलेटेड इंडियाज ग्रोथ। मतलब दावा किया गया कि सुधार के बाद उदार व्यवहार नीति ने भारत के विकास को प्रेरित किया है। एंड रीजन दिया गया, कारण दिया गया, प्राइवेट enterprises got opportunities to contribute to growth of India manufacturing industry। मतलब रीजन दिया गया कि निजी उद्यम को भारतीय विनिर्माण उद्योग के विकास में योगदान करने का अवसर मिला। कोड दिया गया है, ऑप्शन है ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन देखते हैं, assertion दिया गया, यूज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम विच वन ऑफ बी एक्सक्लूड एंड प्योर प्राइवेट गुड्स। मतलब दावा किया है जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग से बाहर रखा जा सकता है वे शुद्ध निजी सामान है। एंड दावा किया गया मतलब रीजन दिया गया, सच गुड्स एंड सर्विसेज बाय द स्टेट। मतलब कारण दिया गया, ऐसी वस्तुओं और सेवाएं राज्य द्वारा मुक्त प्रदान नहीं की जाती है। कोड है, देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ऑप्शन नंबर सी ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है। सेशन किया गया है, ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। मतलब दावा किया गया कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। एंड रीजन दिया गया है, इनकम ऑफ पुअर कंट्री इज लो, so its saving and investment are low. Low investment limited its productivity capacity which leads to low output and income। मतलब कारण दिया गया, एक गरीब देश की आय कम है इसीलिए उसकी बचत और निवेश कम है। कम निवेश और उसकी उत्पादन क्षमता को सीमित कर देता है जिससे उत्पादन और आय श्रम हो जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए बोथ करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर बोथ इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी इज ए इज करेक्ट एंड बट आर इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी बोथ करेक्ट and R is incorrect explanation of A. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नंबर क्वेश्चन है, सेशन दिया गया, ऑल हिस्टोरिकल इवेंट आर द रिजल्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप इन ए सोसाइटी। मतलब दावा किया गया है कि सभी ऐतिहासिक घटनाएं एक समाज में विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच अंतर आर्थिक संघर्ष का परिणाम है। एंड जो कारण दिया गया, रीजन दिया गया है, दिस स्ट्रगल इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड द वैल्यू अचीव्ड टू द रोल ऑफ डिफरेंट एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। एंड कोड देख सकते हो आप लोग, ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी ए एंड आर करेक्ट बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं। नंबर 27 है, assertion है K upon L will adjust thought time to the equilibrium value of the ratio। मतलब K upon L समय के साथ अनुपात के संतुलन मूल्य में समायोजित हो जाता है। रीजन दिया गया है, टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स, मतलब उत्पादन के तकनीकी गुणांक निहित है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ऑप्शन नंबर सी ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए इज करेक्ट इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 असर्शन दिया गया है, दावा किया गया है इन्वेस्टमेंट हैज ए डिमांड इफेक्ट, मतलब निवेश का मांग पर प्रभाव पड़ता है। एंड जो रीजन दिया गया है इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट द प्रोडक्टिविटी एंड इनकम इन द इकोनॉमी, मतलब कारण दिया गया निवेश अर्थव्यवस्था में उत्पादक और आय बढ़ाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ऑप्शन नंबर सी ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए and R are correct and R is the correct explanation of A. Okay. Next question पे चलते हैं। Question number 20. क्वेश्चन नंबर 29 है, assertion है, तो दावा किया गया एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड ऑफ पीपुल इन द इंडिया, मतलब कृषि लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है भारत में। एंड जो रीजन दिया गया है मेजर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शुड बी अंडरटेकन, जो दावा किया गया वो है कृषि विकास के लिए उपाय किया जाने चाहिए। कोड है ऑप्शन ए both A and R correct and R is not correct explanation of A, both A and R correct but R is incorrect explanation of A, या फिर ऑप्शन नंबर सी A is correct but R is incorrect, या फिर ऑप्शन नंबर डी A is incorrect and R is correct। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए both A and R are correct and R is the correct explanation of A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 असर्शन किया गया इन द फ्लोइंग रिग्रेशन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया गया है shows that autonomous value of y, मतलब जो निम्नलिखित प्रतिगमन समीकरण जो दिया गया y का स्वामित्व मान दर्शाता है। रीजन है इफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू a होल्ड्स, तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए both A and R correct and R is the true explanation of A। ओके, 31 to 40 है रीड द क्वेश्चन एंड सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, मतलब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्वेश्चन 31 है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड, मतलब मांग के सिद्धांत के कालानुक्रमिक विकास के क्रम को पहचाने। तो ऑप्शन ए है मार्शल थ्योरी ऑफ डिमांड, ऑप्शन बी इंडिफरेंस कर्व, या फिर ऑप्शन नंबर सी है रिलेवेंट प्रेफरेंस थ्योरी, या फिर ऑप्शन प्रेफरेंस ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन देख सकते हो आप लोग।
ऑप्शन ए है ए सी डी एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बी डी बी ए एंड सी, या फिर ऑप्शन नंबर सी ए सी बी एंड डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए बी सी डी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ए बी सी डी। राइट सीक्वेंस है, इसका जो सीक्वेंस है सही है, ठीक है। ए देन बी सी एंड उसके बाद डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज। निम्नलिखित सिद्धांतों का सही कालानुक्रमिक क्रम पहचाने। हमारे ऑप्शन है नंबर ए कैम्ब्रिज विजन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, या फिर ऑप्शन नंबर बी फिशर्स विजन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, या फिर ऑप्शन नंबर सी टॉबिन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्लूम्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर इन्वेंटरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, हमारे ऑप्शन है सी डी ए बी, या फिर ऑप्शन नंबर बी बी ए डी सी, या फिर ऑप्शन नंबर सी बी डी ए बी सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए बी सी डी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बी ए डी सी। देख सकते हैं, इसका जो सही ऑर्डर है ना वो हो जाएगा बी, उसके बाद ए देन डी एंड उसके बाद सी। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग, मतलब निम्नलिखित का सही कालानुक्रमिक क्रम पहचाने। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन ए है केन्स कंजंक्शन फंक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर बी है लाइफ सर्कल हाइपोथेसिस, या फिर ऑप्शन नंबर सी रिलेवेंट इनकम हाइपोथेसिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रीडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन है ऑप्शन ए है डी बी ए सी, या फिर ऑप्शन नंबर बी बी ए सी डी, या फिर ऑप्शन नंबर सी ए सी डी बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सी डी बी ए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी मीन्स ए सी उसके बाद डी एंड देन बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेज ऑफ मार्क्सन मॉडल ऑफ द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए है कैपिटलिस्ट क्राइसिस, ऑप्शन बी है कैपिटल एक्यूमुलेशन, ऑप्शन सी है सरप्लस वैल्यूज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ऑप्शन देख सकते हो आप लोग, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
ऑप्शन ए है बी ए सी डी, या फिर ऑप्शन नंबर बी सी डी बी ए, या फिर ऑप्शन नंबर सी डी सी बी ए, या फिर ऑप्शन नंबर डी सी बी ए डी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सी बी ए डी। ओके, फर्स्ट हो जाएगा सरप्लस वैल्यू, सेकेंड हो जाएगा कैपिटल एक्यूमुलेशन, फिर थर्ड हो जाएगा कैपिटलिस्टिक क्रिसाइज, एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा मैथमेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है द सीक्वेंसिंग प्रोसेस ऑफ हेरोड्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज। क्या है? हेरोड के विकास मॉडल की अनुक्रमण प्रक्रिया है नेचुरल ग्रोथ रेट, ऑप्शन बी है वारंटेड ग्रोथ रेट, सी है एक्चुअल ग्रोथ रेट, डी है क्या हो जाएगा इसका सही ऑर्डर? क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑर्डर हो जाएगा तो फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्स्ट नंबर में, फिर हो जाएगा बी वांटेड ग्रोथ रेट, देन हो जाएगा ए नेचुरल ग्रोथ रेट, एंड लास्ट हो जाएगा डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। Arrange the flowing summits. Arrange the flowing summits of SARC member in the order in which these were organized. मतलब सार्क सदस्यों के निम्नलिखित शिखर सम्मेलन को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिससे ये आयोजित किए गए थे। ऑप्शन देख सकते हो आप लोग। ऑप्शन ए है, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। ऑप्शन ए है ए सी डी बी, ऑप्शन बी है ए बी सी डी, ऑप्शन सी है बी डी, ऑप्शन सी है बी डी सी ए, या फिर ऑप्शन डी सी डी ए डी सी बी ए डी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट हो जाएगा बेंगलुरु, सेकेंड हो जाएगा काठमांडू, फिर हो जाता है न्यू दिल्ली, और उसके बाद हो जाता है इस्लामाबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है अरेंज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स इन विच दिस आइटम अपीयर। ओके, तो हमें अरेंज करना है भुगतान संतुलन खाते के संरचना को व्यवस्थित करें जिसमें ये आइटम दिखाई देते हैं। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी है सी ए डी बी, ऑप्शन सी है डी सी बी ए, या फिर ऑप्शन डी सी डी ए बी। क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सी ए डी बी। देख लेते हैं। तो क्या था ऑप्शन नंबर बी में? इसमें था फर्स्ट था करेंट अकाउंट, उसके बाद हो जाता है कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल सेटलमेंट्स अकाउंट, देन हो जाता है एरर्स एंड ओमिसिंग। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 है स्टेट द ऑर्डर ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग एज चेयरमैन ऑफ
फाइनेंशियल कमीशन मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से नियुक्त का क्रम बताएं। क्या हो जाएगा राइट क्रम, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है ऑप्शन ए सी बी डी, ऑप्शन बी ए डी बी सी, या फिर ऑप्शन सी ए सी डी बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए बी डी सी। क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ए डी बी सी। देख लेते हैं। वो हो जाएगा के सी नियोगी फर्स्ट हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे सी के चंद्रा, और थर्ड हो जाता है के ब्रनन रेड्डी, फिर लास्ट हो जाते हैं एन के पी सॉल्वे। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग इन द टर्म ऑफ इम्प्लीमेशन मतलब क्रियान्वयन की दृष्टि से निम्नलिखित का क्रम बताएं। क्या हो जाएगा? इसका क्रम देख सकते हैं। हम ऑप्शन पे चलते हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सी बी डी, ऑप्शन बी है ए बी सी डी, ऑप्शन सी है बी सी डी ए, या फिर ऑप्शन डी है सी डी ए बी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सी डी ए बी। देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट सीक्वेंस। तो फर्स्ट हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स, देन हो जाता है फिंगर बेनिफिट्स टैक्स, उसके बाद हो जाता है इनकम टैक्स, देन हो जाता है एक्सपेंडिचर टैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर डेवलप्ड। तो वह क्रम निर्धारित करें जिसमें निम्नलिखित विकास किए गए थे। हमारे अब देख सकते हैं सीक्वेंस को। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी है बी ए सी डी, ऑप्शन सी है सी बी ए डी, या फिर ऑप्शन डी है डी ए बी सी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं बी ए सी डी। क्या है? बी ए सी देन डी। 1 to 50 है। Read the following question and match the correct pair from list 1 to list 2. Use the code given below for answering. Okay, हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कोड भी गिवन है, देख सकते हैं। डिमांड कर्व हाइपोथेसिस, बी है सेल्स मैक्सिमाइज मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, सी है सोशल वेलफेयर क्रिएशन, एंड डी है लॉ इनविजिबल हैंड। देख सकते हैं लिस्ट 2 में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये किसका हो जाएगा? किंकट डिमांड कर्व हाइपोथेसिस हो जाएगा, पॉल स्विजी के थ्रू दिया गया था। एंड सेल्स मैक्सिमाइज मॉडल ऑफ ओलिगोपोली किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा विलियम्स बायोमोल के द्वारा। एंड सोशल वेलफेयर बर्गसन के द्वारा। एंड लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड हो जाएगा एडम स्मिथ। ओके,
ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। देख सकते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजंक्शन, फिर टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक चॉइस व्यू, ओपन इकोनॉमिक ISLM मॉडल, ठीक है। तो इसको मैच करना है हमें, क्या हो जाएगा। एक्चुअली जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, कोड के थ्रू बताना है आपको। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजंक्शन किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा जेम किन्स के द्वारा, फिर टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इरविन फ्रिशर के द्वारा, फिर पब्लिक चॉइस व्यू हो जाएगा गार्डन टू लॉक के द्वारा, एंड ओपन इकोनॉमी ISLM मॉडल हो जाएगा, ये हो जाएगा मुंडेल एंड फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे मिड डे मील स्कीम है, फिर इम्प्लीमेशन ऑफ मरेगा एंड कैश सर्विस रेशियो है, रिविजुअल टैक्सेस है। तो ये सब बताना है किसमें हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मिड डे मील स्कीम हो जाएगा, ये कब आया था 1995 में, ठीक है। और उसके बाद है इम्प्लीमेशन ऑफ मनरेगा, ये 2006 में आया था। कैश रिसीवर रेशियो है, वो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड डिविजिबल टैक्स हो जाएगा फाइनेंस कमीशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, मैंडेटरी पॉलिसी है, फिर ट्रेड पॉलिसी हो गया, फिर क्रेडिट पॉलिसी हो गया, उसके बाद फिजिकल पॉलिसी हो गया। तो ये सब बताना है किस में हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा मैंडेटरी पॉलिसी हो जाएगा, इसका बैंक रेट हो जाएगा, फिर ट्रेड पॉलिसी हो जाएगा, वो हो जाएगा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, ट्रेड में होता है ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फिर क्रेडिट पॉलिसी हो जाता है, वो हो जाता है मार्जिन मनी, एंड फिजिकल पॉलिसी हो जाता है टैक्स रेशियो, ओके, टैक्स रेट सॉरी। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैथ द फ्लोइंग के क्वेश्चन है। तो इसके बाद यहाँ हो जाएगा जेम बुकानर, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये पब्लिक चॉइस थ्योरी है, इनके द्वारा दिया गया था। उसके बाद है फिंडल सिंस, किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्सेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। RN भर्गव, किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रीडल फाइनेंस में। उसके बाद AP लर्नर हो जाएंगे, ये फ्रंक्शनल फाइनेंस में हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, ये हो जाएगा मार्क्स के द्वारा। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल लॉ, ये हो जाएगा एडम स्मिथ। फिर इन्वॉल्वेशन किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा
स्प्यूटर के द्वारा। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ हो जाएगा, ये हो जाएगा हर्समैन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है लॉ ऑफ इनकम इक्विलिब्रियम ट्रिप। ये हो जाएगा नेल्सन के द्वारा। फिर पॉवर्टी मेजरमेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा सुरेन तेंदुलकर के द्वारा। फिर है लाइसेंस फेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा एडम स्मिथ। और उसके बाद हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी। क्वेश्चन नंबर 48 है मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो लॉ ऑफ अब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो जाएगा, ये किस में जाएगा? ये हो जाएगा एडम स्मिथ। डॉक्ट्राइन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, ये हो जाएगा रिकार्डो के द्वारा। ओके, एंड नेक्स्ट है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हेर्सल ओहलिन के द्वारा। ठीक है, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हो जाएगा हर्वलर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 1 छूटा हुआ है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन 49 है मॉनेटरिज्म हो जाएगा, मैच द फ्लोइंग का ये भी है। ये आ जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन। फिर एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लियर हो जाएगा, वो हो जाएगा किसमें? वो आरएफ खान के द्वारा हो जाएगा। फिर मल्टीप्लियर इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट, तो ये जाएगा टी हेवलमो के द्वारा। फिर रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस हो जाएगा, ये जॉन मोथू के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है देख सकते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, वो हो जाएगा अनसर्टेन इवेंट हो जाएंगे। ऑप्शन बी है मीन्स हो जाएगा, वो किस में जाएगा? वो हो जाएगा सिंगल वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वो हो जाएगा सिमेट्रिकल विद द ऑलमोस्ट टोटल एरिया विथ इन मीन 30 सिग्मा। ओके, एंड सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा मीनिंग रिप्लिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।